नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन से आगे की बात। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, कैसे हम दो इनपुट लेते हैं और उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और आउटपुट जनरेट करते हैं, और इनपुट और आउटपुट सेम सेट से होना चाहिए। अगर इनपुट और आउटपुट सेम सेट से है तो बाइनरी ऑपरेशन है, वरना वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या एक फंक्शन है, क्या हम बाइनरी ऑपरेशन को एक फंक्शन बोल सकते हैं। तो जो हमने पिछला पढ़ाया वो सारा समझ में आया होगा आपको शायद। वो मेरा फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा लगा होगा कि लेजी लेजी पढ़ाया, कोर मैथमेटिक्स मतलब बिना किसी हंसी मजाक के, बिना किसी मोटिवेशन के पढ़ा दिया। तो शुरुआत ऐसे ही होती ज्यादातर, मुझे ऐसा लगता है, पर धीरे धीरे हम इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या हम बाइनरी ऑपरेशंस को फंक्शन बोल सकते हैं। क्या बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे कैसे, हमने इनपुट लिया, एक इनपुट का सेट लिया, एक इनपुट का सेट लिया, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो उस इनपुट के सेट के लिए हमारे पास एक ही आउटपुट आया। इसका मतलब एक इनपुट के सेट के लिए अगर एक ही आउटपुट जनरेट हो रहा है तो हम ऐसे बाइनरी ऐसी चीजों को हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन है। तो फंक्शन का बेसिक मीनिंग ही क्या होता है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होने चाहिए। अगर एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट आ जाते हैं तो उसे फंक्शन नहीं कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ये 11th-12th की किताब में लिखा रहता है बेसिकली। तो बाइनरी ऑपरेशन में भी ऐसे ही होता है। हम एक इनपुट का सेट लेते हैं, जैसे हमने इनपुट के सेट में से लिया 2 और 3। अगर हमने 2 और 3 लिया तो 2 और 3 को जब मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया 2 और 3 पर, तो हमें एक ही आउटपुट जनरेट हो रहा है, एक ही आउटपुट जनरेट होगा। एक से ज्यादा आउटपुट जनरेट नहीं होंगे कि 2 और 3 को हमने इनपुट से लिया और हमने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके बाद में आउटपुट में जो है वो ये भी आंसर दे रहा है, ये भी आंसर आ रहा है, ये भी आंसर आ रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक इनपुट के सेट के लिए एक आउटपुट ही जनरेट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एक फंक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं हम। इसमें लिखे जा रहे हैं इसमें बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन। ये याद रखनी है, मेन ये बातें, मेन बातें याद रखनी है सबको। ठीक है दोस्तों, इज ए फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन। इस तरीके से, जैसे बाइनरी ऑपरेशन मैंने स्टार लिया, स्टार स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये वैल्यू लेगा एस क्रॉस एस से, मतलब यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बेसिकली हमने यहां से, क्योंकि और ये आंसर देगा एस में, क्योंकि देखो ये दो इनपुट लेता है, ये इनपुट लेगा यहां से। इनपुट कितने लेता है? दो। एक इनपुट इस साइड से, एक इनपुट एस यहां से, एक इनपुट यहां से, तो दो इनपुट हो गए। और आउटपुट कितना जनरेट करता है? एक। तो इस साइड से आएगा। ठीक है, तो यहां से तो वो इनपुट लेगा। ये सबने पढ़ा होगा शायद आपने 11th-12th में, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सब जानते होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इनपुट, और यहां से आपका आएगा आउटपुट। तो यहां से इनपुट और यहां से आउटपुट। तो आउटपुट क्योंकि सिंगल डिजिट में आता है, हमको आउटपुट हमारे पास ज्यादातर सिंगल डिजिट में आता है। अगर डबल में आएगा तो हम उसको डबल में भी लिख देंगे। ठीक है, तो इनपुट, एक इनपुट के सेट के लिए एक ही आउटपुट जनरेट किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं फंक्शन। क्योंकि फंक्शन के बारे में शायद 11th-12th में सब लोग जानते होंगे कि सबने पढ़ा होगा। फंक्शन मतलब जैसे सपोज करो ये एक सेट है, ये बी सेट है, यहाँ लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है ए बी सी। तो बेसिकली जो है एक इनपुट, ये इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, 1 2 3 हमारा इनपुट है। अब मैंने एक इनपुट, जैसे फर्स्ट इनपुट, इस इनपुट के लिए मैंने आउटपुट देखना चाहा और बी आ रहा है। कितना आ रहा है आउटपुट? बी। और इस वन इनपुट के लिए मान लो ए बी आउटपुट आ जाता है, तो हम इसे फंक्शन नहीं कहेंगे। फिर हम इसे फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि वन इनपुट के लिए आउटपुट ए बी है और आउटपुट बी भी है, तो इसे फंक्शन नहीं कहते हैं, इसे बोलते हैं रिलेशन। ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिलेशन, यानी कि कोई रिलेशन फंक्शन बनना चाहता है, कोई
फंक्शन बनना चाहता है तो उसका जो इनपुट है, कोई भी एक इनपुट ले लीजिए, उसका एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होने चाहिए, ये कहलाता है फंक्शन। तो इसके एक इनपुट के सेट के लिए एक ही आउटपुट जनरेट होता है। जैसे कल हमने आपको बताया था ना कि ये बेसिकली मैं डिस्कस कर चुका था कल के वीडियो के अंदर कि भाई ऐसा 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 होता है, ठीक है, कि हमने दो लिया इनपुट के सेट से, नेचुरल नंबर का कोई सेट था, उसमें से मैंने एक इनपुट लिया दो, एक इनपुट लिया तीन, इनके बीच में एक ऑपरेशन परफॉर्म कराया, कुछ भी होता है प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या मेन मेड हमारे द्वारा बनाया हुआ, तो हमने इन पे परफॉर्म किया ऑपरेशन, और आंसर कितना है, जैसे मैंने मान लो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो दो लिया और एक तीन लिया इनपुट, हमने सम किया इनका, दो प्लस तीन कितना है, पांच। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट लिए गए दो, टू और थ्री, आउटपुट आया एक, फाइव। क्या टू और थ्री इनपुट के लिए इस ऑपरेशन के प्लस ऑपरेशन के थ्रू क्या एक से ज्यादा आउटपुट जनरेट हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। अगर आप टू और थ्री लोगे और इनको प्लस कराओगे तो आपके पास एक ही आउटपुट आएगा, वो आएगा पांच, इसके अलावा कोई और आउटपुट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये है एक फंक्शन है। बेसिकली याद रखिएगा, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्या हम कह सकते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है? तो बिल्कुल आपको बता दिया बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट, एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n। तो पूछा गया है कि बताइए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि एस सेट में 5 एलिमेंट है, एस सेट में 5 एलिमेंट है, तो बताइए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने डिफाइंड किए जा सकते हैं इस सेट के। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, तो लिखिएगा n की पावर n स्क्वायर, n की पावर n स्क्वायर। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने बनाए जा सकते हैं, तो ये हम प्रूव भी करेंगे कि n स्क्वायर कैसे आया। बेसिकली हमें फंक्शन के अगर बारे में मालूम है तो हम आसानी से उसको प्रूव भी कर देंगे, पर फिलहाल याद रखना है कि क्वेश्चन में ऐसा आएंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएंगे कि एक सेट है, ये वाला एक सेट दे देगा आपको और बोलेगा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने डिफाइंड किए जा सकते हैं इस सेट पर। तो आपको वहां पर याद रखना है n मतलब जितने इस सेट के अंदर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, और याद रखने के बाद में हमें अब इसके बाद हम इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे ये n स्क्वायर आया, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ कमी लगे इसमें कि भाई मेरे को ये कमी लग रही है कि इसमें जो है थोड़ा सा होता है शुरुआत में, देखो सबके साथ होता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि भाई सर ये दिक्कत है इसके अंदर, वो दिक्कत है। क्योंकि देखिए सब कुछ तो एकदम परफेक्ट होता नहीं है, और इंसान एकदम से परफेक्ट बनता नहीं है, वो धीरे धीरे ही परफेक्शन की तरफ जाता है। तो अगर कोई दिक्कत आए आपको तो आप मुझे बताइएगा, जैसे कोई भी तरीके की कोई समस्या है तो आप उसमें लगता है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम है, तो आप बताइएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसको प्रूफ करने की तरफ, किसी को प्रूफ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम इस प्रूफ करने की तरफ। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। देखो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हमको प्रूफ नहीं पूछी जाएंगे, हमको ये याद रखना पड़ेगा बेसिकली। पर फिर भी एक होता है कि चलो मन की शांति के लिए, या फिर हमें लगता है कि हमें अच्छे से समझ में आया, याद हो जाता है हमें चीजें, तो उसके लिए है। सबसे पहले फंक्शन, आपको पता है कि अगर सेट ए और सेट बी, ठीक है, दो सेट है, हम कहें कि बताइए नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में कितने होंगे। ये आपने पढ़ा है कि सेट ए से सेट बी में नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। जैसे सपोज करो ये हमारे पास में है ए सेट, ये हमारे पास में ए सेट है, और ये हमारे पास में बी सेट है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके m एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 इसमें n एलिमेंट्स है। अब मैंने कहा कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम
ए टू बी, ए से बी में कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, फंक्शंस का तरीका क्या होता है। फंक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होता है। जैसे वन है, वन जो है वन से भी कनेक्ट हो सकता है, टू से भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं हम, थ्री से भी हो सकता है, फोर से भी हो सकता है, फाइव से भी हो सकता है, एन, यानी कि वन जो है ना वो एन तरीकों से कनेक्ट हो सकता है। वन जो है वो एन तरीकों से कनेक्ट हो सकता है। वन चाहे तो वन से कनेक्ट हो जाए, वन चाहे तो टू से कनेक्ट हो जाए, वन चाहे तो थ्री से कनेक्ट हो जाए। तो एन कितने तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, तो एन हो सकता है बेसिकली एन तरीकों से कनेक्ट। कितने तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, एन तरीकों से कनेक्ट हो सकता है। अब चलते हैं टू के पास। टू जो है, टू कितने तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, तो टू भी एन तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि टू वन से भी कनेक्ट हो सकता है, टू से भी हो सकता है, थ्री से भी हो सकता है, फोर से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वन अगर मान लो सपोज करो वन अगर टू से, वन अगर वन से कनेक्ट हो गया तो टू जो है वन से कनेक्ट नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वन का आउटपुट क्या है, वन है। तो टू का आउटपुट कितना है, ये भी वन हो सकता है, ठीक है। थ्री का आउटपुट क्या है, ये भी वन हो सकता है, ठीक है। पर किसी एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, किसी एक इनपुट के, जैसे वन जो है वन से भी हो गया, वन जो है थ्री से भी हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना, टू जो है वन से भी कनेक्ट हो सकता है, टू टू से भी कनेक्ट हो सकता है, टू थ्री से भी कनेक्ट हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो टू भी एन टाइप से कनेक्ट हो सकता है। तो बताइए क्या होगा, वन कितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है, एन तरीके से। टू कितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है, एन तरीके से। थ्री एन तरीके से। इस तरीके से एम कितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है, ये भी एन तरीके से, एम टाइम्स। तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या आंसर आएगा, एन की पावर एम। ये है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हो सकता है आपको शायद समझ में ना आया कि ये कैसे आया, जनरेट हुआ है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, है ना एक चीज, सपोज करो मैंने यहाँ पर चार एलिमेंट लिए, देखो ध्यान सुनिएगा, चार एलिमेंट यहाँ मैंने सिर्फ चार ही लिए, ठीक है। अब एम नहीं है, चार ही लिए। तो वन देखो कितने तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, वन वन से हो सकता है, टू से हो सकता है, थ्री से हो सकता है, फोर से हो सकता है, एन से हो सकता है। तो वन जो है वन से भी हो सकता है, टू से भी हो सकता है, थ्री से, फोर से, किसी से भी हो सकता है। तो वन कितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है, एन तरीकों से। टू भी कितने तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, वन टू थ्री, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, तो ये एन तरीकों से। थ्री, ये भी एन तरीकों से। फोर भी एन तरीकों से। तो टोटल कितने तरीके, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, एन की पावर फोर। कितना आया, फोर, क्योंकि यहाँ चार एलिमेंट थे और यहाँ पर एन एलिमेंट थे। तो आंसर कैसे आया, देखो आंसर कैसे लिखा गया, इधर कितने एलिमेंट, एन एलिमेंट, इधर कितने एलिमेंट, चार एलिमेंट। देखो इधर एन एलिमेंट है तो इसको नीचे लिख दिया, इधर कितने एलिमेंट, चार एलिमेंट, तो इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है। इधर कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट, तो यहां लिख दिया है इसको। इधर कितने एलिमेंट है, चार एलिमेंट, तो ऊपर लिख दिया है इसको, ठीक है। अब जैसे पांच की बात होती, सपोज करो पांच भी इसमें इंट्रोड्यूस कर देता मैं, तो बताओ, वन एन तरीकों से, टू एन तरीकों से, थ्री एन तरीकों से, फोर एन तरीकों से, और फाइव भी एन तरीकों से, फाइव भी एन तरीकों से। तो टोटल कितने हो गए, एन की पावर फाइव। इसका मतलब यहां पर कितने आ रहे हैं, यहां पर कितने आ रहे हैं, पांच। यहां पर आ रहे हैं पांच और यहां पर आ रहे हैं एन। तो हमने इसको नीचे लिखा, इसको ऊपर लिख दिया। वैसे ही देखो इसमें, अब ध्यान समझना, इसके अंदर कैसे लिखा, कितनी बार कैसे लिखा हमने, इसमें एन की पावर वन, एन की पावर वन, एन की पावर वन, एन की पावर वन। एन की पावर कितनी बार आएगी, ये एम बार आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने हैं, एन, तो इसको नीचे लिखा। यहाँ पर कितने हैं, एम, इसको ऊपर लिख दिया, बस इतना सा है। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये पावर वन है, ये पावर वन है, ये पावर वन है, ये पावर वन है, ये किसके लिए है, एम के लिए। एम कितने तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, तो एन तरीकों से। जब हम सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा एन की पावर एम। ये हम सब लोग जानते हैं ये कैसे बनेगा। मैथ्स के स्टूडेंट तो इतना तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं कि बेसिकली बना कैसे। पर अगर शॉर्टकट में याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि ए से बी में कितने फंक्शन बन सकते हैं, तो देखिए इसके एलिमेंट देखिए पहले कितने एलिमेंट है, उसको नीचे लिखिए। देखिए इसके कितने एलिमेंट है, उसको ऊपर लिख दीजिए, बस खत्म। यही हमें पता करना है। अब चलते हैं बाइनरी ऑपरेशन की तरफ, कि बाइनरी ऑपरेशन में ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये कितने बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास में आए हैं बेसिकली, ये देखते हैं। देखो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, जो कि यहां से एस क्रॉस एस से एस में डिफाइंड है, एस क्रॉस एस से एस में डिफाइंड है। ध्यान से देखिएगा, एस क्रॉस एस से एस में डिफाइंड है।
तो बताइए एस में एलिमेंट कितने हैं? सर एस में एलिमेंट है n, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन। इसमें कितने एलिमेंट है? n, n इंटू n, ठीक है, n इंटू n कितना आएगा? n स्क्वायर, n इंटू n कितना होता है? n स्क्वायर। अब इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें सर n एलिमेंट है। तो मैं फंक्शन पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं इससे इसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया सकते हैं? इससे इसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किए जा सकते हैं? उतने ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किए जा सकते हैं जितने इसमें फंक्शन बनेंगे, जितने इसमें फंक्शन बनेंगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? फंक्शन होता है। जितने बाइनरी, उतने ही बाइनरी ऑपरेशन इसमें डिफाइंड किया जा सकते हैं जितने इसमें फंक्शन बनेंगे। तो देखिए कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था, इसको लिख दीजिए आप नीचे लो और इसको लिख दीजिए आप ऊपर। देखिए आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर है। बस यहाँ पे भी अपन ने ऐसे लिखा था ना कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि f a से b में डिफाइंड है, f a से b में डिफाइंड है, एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइंड है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n। तो क्या करा था अपन ने? इसको नीचे लिख दिया और इसको ऊपर लिख दिया, बस ये हो गया नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। वैसे हमें क्या करना है? हमें लिखना है, ये नीचे लिख देना है और ये ऊपर लिख देना है। तो जितने नंबर ऑफ फंक्शंस हम इसमें डिफाइंड कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ फंक्शन हम इसमें डिफाइंड कर सकते हैं, किसमें? एस सेट में, जितने नंबर ऑफ फंक्शन हम इसमें डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले चीज में, उतने ही हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बन जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ फंक्शन हम इसमें डिफाइंड कर सकते हैं उतने ही हम क्या बना सकते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस बना सकते हैं। तो याद कुछ नहीं करना, इसको समझना कुछ नहीं है, आप सिंपल सी भाषा में याद रखो कि n स्क्वायर, ठीक है, ज्यादा इसमें आपको ये प्रूफ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेसिकली बहुत आगे की लेवल की बातें रहती है। ठीक है, हमें सिर्फ रखना है कि अगर एक सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने डिफाइंड किए जा सकते हैं, किसमें? एस सेट में। तो n स्क्वायर, बस बेसिकली इतना ही हमें याद रखना। चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड, देखो ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। देखो आपको अगर कोई भी इश्यू आए, जैसे कुछ भी लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक में दिक्कत आए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वापस एक्सप्लेन कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, पर देखो शुरुआती दौर में थोड़ा सा इंसान होता ही है ऐसे, पर कंटेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है मैं थोड़ा सीरियस होके बता रहा हूँ, थोड़ा मुझे उस तरीके का अभी फिलहाल नहीं आता जैसे बाकी सब कर लेते हैं, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकूं बस। ठीक है, क्योंकि सुबह से शाम तक पढ़ाते ही रहते हैं, सुबह से शाम तक हम टीचिंग ही करते रहते हैं, तो इसलिए आदत में है, देखो फ्लो में है। ठीक है, सीरियस होके ही पढ़ना चाहिए वैसे देखा जाए तो, ये मजाक मस्ती तो ठीक है, एंटरटेनमेंट तो एक पार्ट होता है। ठीक है, कि हमको थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो शायरी सुना दो, अच्छा लगे तो जोक क्रैक कर दो, पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको रिलैक्स ही करती है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, ऐसा भी अगर लगता है तो हम ऐसा भी सीख लेंगे, और क्या, इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, ये भी सीख लेंगे। जब ये सीख लिया तो वो क्या बड़ी बात है। चलते हैं, तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए, देखो ए को ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है कि x है ना, x लेस देन इक्वल टू 12, जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 12 या 12 से छोटी होनी चाहिए, और x इस प्रकार की संख्या होनी चाहिए। एक कंडीशन तो क्या है कि x 12 या 12 से छोटी चाहिए, और दूसरा इसने बोला है कि जो x होना चाहिए वो 12 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। 12 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो x क्या होना चाहिए? 12 या 12 से छोटा होना चाहिए, और रिलेटिवली प्राइम नंबर होना चाहिए। रिलेटिवली प्राइम मतलब जैसे x की वैल्यू हमें 12 से छोटी लेनी है, 12 या 12 से छोटी लेनी है, और वो 12 की रिलेटिवली प्राइम नंबर, और रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या, जैसे मैंने 12 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या लेनी चाहिए 12 का रिलेटिव प्राइम, तो हम कौन सी संख्या ले जिसका मैसअप है, मतलब HCF, जिसका HCF कितना आ जाए, जिसका HCF आ जाए 1। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है जिनका 12 के साथ में HCF निकाला जाए और वो 1 आ जाए। ठीक है,
और वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने 12 के साथ 1 का निकाला, 12 के साथ 1 का HCF निकाला, कितना आया, 1। मैंने 12 के साथ में जैसे मैंने निकाला, अब मैं 2 का निकालने गया सपोज करो, तो फिर HCF 1 नहीं आएगा, देखो 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है बेसिकली, ये जो संख्या है 2, ये 12 की रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये 12 का रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हमने और कौन कौन सी हो सकती है, और हो सकती है हमारे पास में, जैसे 3 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, 4 हो सकती है, 4 भी नहीं हो सकती है, 5, हाँ 5 हो सकती है, तो 5 और 12, इसका जो आएगा वो 1 आएगा। फिर और कौन सी हो सकती है, 6 नहीं हो सकती, 7 हो सकती है, तो HCF जो है वो 7 और 12 का, इसका भी HCF 1 आएगा। और कौन सी हो सकती है, और हो सकती है 9, 8 नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, 11 हो सकती, सीधे 11 लेंगे। ठीक है, तो हमने लिए 11, ये हम थोड़ा, तो कितना आएगा इसका HCF 1, तो हम छांट लेंगे, 1 मिनट लगेगा। 12 की रिलेटिवली प्राइम संख्या कौन सी होगी, जिन दो संख्याओं का HCF 12 आ रहा, सॉरी 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो 12 के साथ हम 1 लेंगे तो HCF कितना आ जाएगा, 1। 12 के साथ हम 5 लेंगे तो HCF 1, 12 के साथ 7 लेंगे तो HCF 1, 12 के साथ 11 लेंगे तो HCF 1। ये 4 संख्याएं जो 12 के साथ में अगर इनका HCF लिया जाए तो 1 आ जाएगा। जैसे अब कोई बोले 13 लेंगे हम, तो हम तो 13 क्यों नहीं लिया, 13 भी तो हो सकता है, पर बेटा 13 इसलिए नहीं ले सकते हम लोग, 13 इसलिए नहीं ले सकते हैं बिकॉज ये संख्या जो है, इसने यहाँ पर कंडीशन भी दे रखी है कि x की वैल्यू जो है ना वो 12 से छोटी रखनी, जो भी हमें वैल्यू चाहिए ना वो 12 से क्या होनी चाहिए, छोटी, सॉरी 12 या 12 से छोटी होनी चाहिए। ये तो 12 या 12 से बड़ी हो गई, तो ये संख्या हम नहीं लेंगे। तो बेसिकली a के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक तो वो a के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएगी जो 12 या 12 से छोटी होगी और 12 की रिलेटिवली प्राइम होगी, 12 की क्या होगी, रिलेटिवली प्राइम। तो कौन कौन सी संख्या आ रही है, 1 आ रही है, ये एक्चुअल में 12 से छोटी भी है और 12 का रिलेटिवली प्राइम नंबर भी है, तो यहाँ पर आएगा 1। फिर आएगा 5, ये 12 से छोटा भी है और 12 का रिलेटिवली प्राइम भी है। फिर आएगा 7 और फिर आएगा लास्ट में 11। तो बेसिकली इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली a के अंदर ये वैल्यूज आ गई 1, 5, 7, 11। अब b सेट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, देखो b सेट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, इसके अंदर क्या बोला है, x एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो एक अंकीय अभाज्य संख्या, एक अंकीय मतलब 1 डिजिट प्राइम नंबर। 1 डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 डिजिट प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5 और कौन कौन से, और कौन से होते हैं 7, 2, 3, 5 और 7, ये हो गए 1 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, 9 नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए इसके अंदर 1 डिजिट प्राइम नंबर। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना, इंटरसेक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कॉमन निकालना। ठीक है, तो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, 5 और 7, ये कॉमन आ रहे हैं। बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, हमें 2 मिल रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने देखने को मिल रहे हैं, 2। तो बताइए अब इसने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी पर कितनी बाइनरी ऑपरेशंस हम बना सकते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे ए इंटरसेक्शन बी पर। तो ए इंटरसेक्शन बी पर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहा है वो आपसे, तो ए इंटरसेक्शन बी पर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, बी फॉर्मूला लिखाया था कि अगर आपको बी फॉर्मूला लिखाया था कि अगर एक सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं n स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा है। तो बताओ यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं इसमें, 2। तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर आएगा 2 का स्क्वायर, आंसर आएगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ठीक है इन ए इंटरसेक्शन बी, कितना होगा 2 की पावर 2, तो कितना आएगा फाइनली
n की जगह 2 पुट कर दीजिए बस, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 4, फिर इस पूरे को सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 16। तो 16 बाइनरी ऑपरेशन इस पे डिफाइंड किए जा सकते हैं। कितने? 16 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल? नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा एक बार फिर से। बेसिकली देखिए, अब आपको, आप चाहे इसको देखिए या ना देखे वीडियो को, इससे मैं तो, मेरी तो एक इंटरेस्ट है, हॉबी है कि चलो ठीक है हमको बनाना है तो हम तो बनाएंगे। देखो दिन प्रतिदिन इंसान सुधरता ही है, ट्राई करेंगे और क्या है। देखो आप भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करेंगे, तो ट्राई करना ही अच्छी बात है। किसी को पसंद आए या ना आए, अगर नहीं आता तो कमेंट में बताइए, हम उसको सुधार करेंगे, क्योंकि अगर सुधार करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप उसमें बता दीजिए क्या करना है। ध्यान से समझिएगा सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, जो हमने पढ़ा था उसी बेस पे सवाल है अभी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ रहे हैं हम बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बाइनरी ऑपरेशंस की। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशंस की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट में। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो देखिए अब प्रॉपर्टीज है, हमको पता है इसके अंदर पहला है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब होता है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी इसके अंदर बेसिकली मीनिंग होता है कि क्रम का महत्व ना होना, क्रम का महत्व नहीं है, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, ना होना। ठीक है, क्रम का महत्व इसमें नहीं होता है। तो देखो ध्यान से, जैसे अगर मैंने सपोज ए स्टार बी किया, या फिर मैंने बी स्टार ए किया, तो कोई फर्क नहीं है, ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए करो, आंसर सेम ही आ रहा है। इसका मतलब उसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर कॉम्यूटेटिविटी लागू हो रही है। जैसे सपोज देखते हैं, एक बार देखना, एक एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा, कि वैसे जब मैंने 2+3 किया, 2 और 3 क्या है, एक इनपुट्स है, और इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। हमने इसको 3 और 2 करा, तो क्या आंसर चेंज होगा क्या? 2+3 करो या 3+2 करो, आंसर तो सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस ऑपरेशन जो है, वो प्लस ऑपरेशन जो है वो कैसा है, कॉम्यूटेटिव है। यहाँ पर हेयर प्लस ऑपरेशन इज ए कॉम्यूटेटिव। प्लस ऑपरेशन, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अब 2-3 बातें जो हमें याद रखनी है, देखो इसके अंदर 2-3 बातें। पहली बात हमें ये याद रखनी है कि जो कॉम्यूटेटिविटी होती है वो किसी सेट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, किसी एक सेट पर डिपेंड नहीं करती कि हम यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं प्लस का, तो अगर हमने इंटीजर का सेट लिया तो कॉम्यूटेटिव होगा, नेचुरल नंबर का सेट लिया तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सेट पर डिपेंड नहीं करती। तो जो क्रम विनिमयता है, कॉम्यूटेटिव डज नॉट डिपेंड ऑन सेट। कॉम्यूटेटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन सेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको कि कॉम्यूटेटिविटी सेट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अगर आपको कॉम्यूटेटिविटी चेक करनी है, अगर आप चाहते हो कि मैं कॉम्यूटेटिविटी चेक करूं, तो बेसिकली हमें ए की वैल्यू 2 ले लेनी चाहिए, बी की वैल्यू 3 ले लेनी चाहिए चेक करने के पर्पस। हम चेक करना चाहते हैं तो हम ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू हो हम कितनी ले लेंगे, 3 ले लेंगे चेक करने के पर्पस से क्वेश्चन में। ठीक है, और थर्ड चीज जो हम बात कर रहे हैं कि प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लाई ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन एंड मल्टीप्लाई ऑपरेशन आर ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, आर ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। तो ये ध्यान रखिएगा बेसिकली। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमें इसमें याद रखना है। देखो साथ में देखते जाओ, क्योंकि हम तो पूरा बताएंगे आपको, आपको समझ में आना चाहिए बस। कौन सी चीज नहीं आ रही, कॉम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है भाई, क्रम का कोई महत्व नहीं, आगे कैसे भी करो उसको सॉल्व। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 2+3 करो या 3+2 करो, आंसर सेम ही आना वाला है।
2 into 3 करो या 3 into 2 करो, आंसर सेम आने वाला है। पर माइनस के केस में ऐसा नहीं है। देखो आप, अगर आप 2 - 3 करोगे तो आंसर अलग आएगा, और 3 - 2 करोगे तो आंसर यहाँ से अलग आएगा। इसका मतलब दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। 2 - 3 और 3 - 2 का आंसर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब माइनस जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। तो ये याद रखना है हमको चीजें, ठीक है। ये चेक करने के पर्पस के लिए, ए की वैल्यू, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि चेक करिए कि ये कॉम्पिटिटिव है नहीं है, तो हम ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 लिख लेंगे, ठीक है। ये बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हम क्वेश्चंस को देखते हैं अब, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब देखो ये चीजें हम धीरे धीरे समझाएंगे तो समझ में आ ही जाएगी। आप धीरे धीरे देखोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। और बेसिकली देखिए, कभी कभी क्या है कि हम दूसरों की खुशी के लिए जो है वो कुर्बान हो जाते हैं और अपनी खुशी की खुदकुशी कर लेते हैं। तो वैसा नहीं करना। आपको जिसमें अच्छा लगे ना वो काम करो, ठीक है। जिसमें मजा आए वो काम करो। जैसे मेरे को इसमें मजा आ रहा है कि भाई मैं कॉलेज की मैथमेटिक्स पढ़ाऊं, मतलब कॉलेज की मैथमेटिक्स पे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पर तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जिसको समझ में आए ठीक, नहीं समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ अब दिन प्रतिदिन सुधार होगा इसमें, शेर और शायरियां भी इसमें जुड़ेगी आपके, अच्छे अच्छे चीजें भी बताई जाएगी। अरे दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा क्या नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उस डाउट को एक्सप्लेन कर देंगे बिल्कुल जूम करके खोल के, ठीक है। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ एक बार। देखिए यहाँ पर दे रखा है सेट आर, ठीक है। और हमको चेक करना है कि ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो है कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो चेक करने के लिए मैंने बताया कि ए की वैल्यू 2 ले लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक बार हम देखेंगे 2*3 से क्या आंसर आ रहा है। एक बार हम 2*3 से आंसर चेक करेंगे और एक बार 3*2 से आंसर चेक करेंगे। एक बार तो क्या करना है, 2*3 से आंसर चेक कीजिए और एक बार 3*2 से आंसर चेक कीजिए। दोनों के आंसर सेम आते हैं तो सही है, कॉम्पिटिटिव है, वरना कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो एक बार हमने 2*3 से आंसर चेक किया, ए की जगह रखा 2, बी की जगह रखा 3, सॉल्व किया तो कितना आया 2 into 9, तो आंसर आया 18। इसका आंसर 18 आया। अब चेक करते हैं 3*2 से, क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं क्या? तो कितना आया, ए की वैल्यू अब 3 हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई अब 3, तो 3, बी की वैल्यू 2, तो सॉल्व करते हैं देखते हैं कितना आता है, 3 into 4, तो आंसर आ रहा है 12, जो कि दोनों बराबर है क्या? नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑपरेशन जो है A*B इक्वल टू AB², ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। इट इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव, इट इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब इसको चेक करो एक बार, इसको चेक करते हैं। जैसे हमने लिया 2 और 3, चेक करने के लिए हमेशा ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 ले लो। तो हमने 2*3 किया, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 + 3 - 2 into 3, सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 - 6 और फाइनली आंसर आएगा -1, इधर आएगा -1। अब करते हैं 3*2, तो कितना आंसर आ रहा है? अब ए की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू हो गई है हमारे पास में 2, रखते हैं 3 + 2 - 3 into 2, तो ये आया 5 - 6, इसका मतलब आंसर आया -1। ये दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, ये ऑपरेशन क्या है, A*B जो है A + B - AB आर कॉम्यूटेटिव, इट इज ए कॉम्यूटेटिव। क्योंकि देखिए 2*3 करने पर भी जो आंसर आ रहा है वही 3*2 करने पर आ रहा है। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव है, इट इज कॉम्यूटेटिव। बस बेसिकली हमें ऐसे ही चेक करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो मैंने कहा ना चेक करने के लिए बस आपको 2 और 3 रखना है कि दिया गया ऑपरेशन यानी दी गई संक्रिया, बाइनरी संक्रिया, ठीक है, दी गई बाइनरी ऑपरेशंस कॉम्यूटेटिव है या नहीं, इसको चेक करने आप ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 ले लीजिए और इसको सॉल्व करके देख लीजिए। अगर 2*3 और 3*2 दोनों के आंसर सेम आते हैं तो कॉम्यूटेटिव है, वरना कॉम्यूटेटिव नहीं है। ये चेक करने के लिए ठीक है। चलते हैं आगे, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी चेक कीजिए। तो 2*3 लिख के देखिए, 2*3 कितना आंसर आ रहा है देखो,
ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 + 1। फाइनली आंसर आएगा 2/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। ठीक है, देखिए 2 स्टार 3 को सॉल्व किया तो रखा हमने ए की वैल्यू कितनी लिखी 2 और बी की वैल्यू 3 + 1 सॉल्व किया तो आंसर कितना है 1/2। अब चलते हैं 3 स्टार 2 की तरफ सॉल्व करें। 3 स्टार 2 तो 3 स्टार 2 में कितना आएगा ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, तो याद रखिए 3 अपॉन कितना 2 + 1 कितना आएगा 3/4 3/3 मतलब कितना आंसर आ रहा है 1। क्या दोनों सेम है? नहीं है, सेम नहीं है, तो इट इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो बस अरे समझ में आया दोस्तों, ये चीजें बड़ी बेसिक बातें हैं, 12th क्लास के हिसाब से ही है, पर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर हम ग्रुप से पहुंचेंगे और हमें ये नहीं आता होगा ग्रुप्स के लिए तो बेटा, तो फिर बच्चों दोस्तों ग्रुप्स पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये ग्रुप्स के लिए हम बेसिक्स बना रहे हैं, ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए, पहले पता ही नहीं है कॉम्पिटिटिव होता क्या है, कॉम्पिटिटिविटी होती क्या है, मतलब आप ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए करो, दोनों बराबर बातें हैं, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ग्रुप्स में। क्योंकि ग्रुप्स में, ग्रुप होने के लिए मतलब अगर कोई चाहता है कि ग्रुप हो, अबेली ग्रुप हो, तो हमें उसमें कॉम्पिटिटिविटी डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये आना ही पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, और बस यार इजी इजी बातें हैं, ऐसा कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, ये बहुत आसान बातें हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बेसिकली हम ये समझने जा रहे हैं कि अगर एक सेट है एस, अगर एक सेट है एस, तो उसमें कितने कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, कितने कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किए जा सकते हैं। एक सेट है एस, तो हम कितने कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक सेट है एस, उसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किए जा सकते हैं, कितने बाइनरी ऑपरेशन, और आप बोल रहे हैं कितने कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया सकते हैं। दोनों बातें अलग अलग है। अगर आपसे पूछें कि एक सेट एस है, कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किए जा सकते हैं, और एक पूछे कि कितने कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया सकते हैं, तो दोनों बातें अलग हैं। दोनों बातों को अलग अलग आप समझिएगा, अलग अलग याद कीजिएगा। चलते हैं लिखते हैं उसको। तो देखिए अगर एक सेट एस के अंदर एन एलिमेंट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, तो इसका आंसर आएगा n अपॉन n+1/2, ये इसका आंसर आएगा n+1/2, इसका आंसर यही आएगा। बेसिकली हमें याद तो यही रखना, देखो हमें याद यही रखना चाहिए। अब इसका प्रूफ, अगर कोई बोले कि प्रूफ देखना चाहते हैं तो देखिए प्रूफ भी देखिए, जैसे लेट एक सेट ले लीजिए, लेट s इक्वल टू, देखो प्रूफ, देखिए प्रूफ कोई काम वाम के नहीं है, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रूफ कुछ काम के नहीं, पर ठीक है एक मन की शांति, हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, तो 1 2 3 ऐसे करके प्रूफ देख लीजिए कैसे आंसर आया। एक सेट है S जिसपे n एलिमेंट्स हैं, तो हम इसे ऑपरेशन लगाते हैं पहले। ठीक है, ये टेबल बना रहे हैं, ये टेबल हो कहलाती है हमारी कंपोजिशन टेबल, जिसे कंपोजिशन टेबल, ठीक है, ये कब लगानी चाहिए ज्यादातर, जब एलिमेंट्स कैसे हो, फाइनाइट हो हमारे पास में, इनफाइनाइट में नहीं, फाइनाइट एलिमेंट्स हो। तो अभी तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, तो देखिए कैसे, 1 2 3 4 और ऐसे करके डैश डैश n, ऊपर भी लिख दीजिए और नीचे भी लिख दीजिए 1 2 3 4 और डैश 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 n। अब इसका करिए, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करिए, 1 1 का 1 के साथ तो क्या होगा 1 स्टार 1 1 स्टार 1, अब 1 का 2 के साथ 1 स्टार 2 1 स्टार 3 1 स्टार 4 और 1 स्टार n। ये हमने पहला बना लिया, पहला रो हमने तैयार कर लिया कि 1 स्टार 1 1 स्टार 2 1 स्टार 3 और 1 स्टार, अब इस 2 के साथ, इस 2 के साथ तो 2 स्टार 1 2 स्टार 2 2 स्टार 3 2 स्टार 4 और
2 स्टार 2 स्टार n। देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा प्रूफ थोड़े से हल्के से लेंदी होते ही हैं। ऐसे यहां पर करेंगे। ये क्या है? कंपोजिशन टेबल है, ठीक है। ये ऑर्थर केले ने दी थी, ऑर्थर केले ने दी थी। ऑर्थर केले नाम का मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये टेबल दी थी। उन्हीं के नाम पर इसको केले टेबल भी बोलते हैं, केले टेबल। अब 4 स्टार 1, 4 स्टार 2, 4 स्टार 3, 4 स्टार 4 और ऐसे 4 स्टार n, ऐसे n, n स्टार 1, n स्टार 2, n स्टार 3, n स्टार 4, ऐसे n स्टार n। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हुए इसमें? देखते हैं टोटल एलिमेंट्स हमारे पास में, टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? तो टोटल एलिमेंट्स है हमारे पास में इसमें, टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर, ठीक है। s क्रॉस s स्टार s में कितने? s स्टार s में एलिमेंट्स कितने होंगे? s स्टार s में एलिमेंट्स, s में n एलिमेंट्स, दूसरे s में भी n एलिमेंट्स, तो s स्टार s में n स्क्वायर एलिमेंट्स। टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n स्क्वायर एलिमेंट्स, ठीक है। अब पूछा जाए डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल्स एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? ये है डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है n, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स n। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? तो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है तो टोटल में से ये निकाल दो, टोटल में से इसको बाहर निकाल दो। टोटल कितने हैं? n स्क्वायर है, इसमें से n को बाहर निकाल दो, तो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे n स्क्वायर माइनस n। अब मैंने कहा डिफरेंट, डिफरेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डिफरेंट, डिफरेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डिफरेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? डिफरेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इसका आधा कर दो, इसका क्या कर दो? आधा। देखो डिफरेंट मतलब, डिफरेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये वाले और ये वाले। कौन कौन से? एक तो ये वाले, ये नॉन डायगोनल है, और ये वाले, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मैंने कहा डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अब जैसे 1 ये देखा जाए, इसमें इनपुट क्या है? 1 और 2, इसमें भी क्या है इनपुट? इसमें भी इनपुट यही लिए गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेम हो गए, ये सेम हो गए। तो हमें क्या करने पड़ेंगे? इन दो को अब दो नहीं काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे, तो आधे करने पड़ेंगे। तो इसने बोला डिफरेंट, तो डिफरेंट हो, ये और ये तो सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, इसका मतलब ये तो हमारे पास में सेम है। तो हम इसको आधे कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? कि डिफरेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, चाहे इधर वाले आ जाए चाहे वो इधर वाले आ जाए, ठीक है। डिफरेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये थोड़ा याद रखना है। अब क्या लिखा है? एस क्रॉस एस में, एस क्रॉस एस में, एस क्रॉस एस में डिफरेंट, एस क्रॉस एस में टोटल, ठीक है, टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स, टोटल डिफरेंट एलिमेंट। एस क्रॉस एस में, इसमें टोटल डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं? तो एक तो ये है आपके n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, और ये भी तो है। हमने इन दोनों में से, ये ऊपर वाले और ये वाले में से हमने एक पेयर ले लिया, ये आ गया। तो ये भी तो डिफरेंट ही है सारे, ये भी क्या है? डिफरेंट। इसमें किसकी बात की गई थी? डायगोनल, नॉन डायगोनल, डायगोनल को नहीं लेना था इसमें, पर इसमें बोला गया है डिफरेंट एलिमेंट, इसका मतलब ये भी तो डिफरेंट ही है। ये लेंगे एक, तो ये वाला पोर्शन लेंगे और ऊपर वाला या नीचे वाले हिस्से में से एक ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है? डिफरेंट। ये और ये दोनों सेम है, तो हम इसको एक बार काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे और इस वाले को काउंट करेंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट है? n। तो टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं एस क्रॉस एस में?
एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 प्लस एन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 ले लीजिए एलसीएम, तो आएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एन स्क्वायर प्लस का n बाय 2। कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा, n कॉमन आ जाएगा तो बचेगा n प्लस 1 बाय 2। ये हमारे पास आ गए हैं इतने s क्रॉस s में कितने डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो हमको क्या करना है, स्टार s क्रॉस s से s में हमें डिफाइंड करना है। तो s क्रॉस s में कितने डिफरेंट एलिमेंट है, ये रहे n प्लस 1 बाय 2, और इसमें कितना है, इसमें n है। अब बस इसमें आप फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, इससे इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, उतने ही हमें क्या मिलेंगे, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन मिलेंगे। कैसे बताया था फंक्शन डिफाइन करना है, इधर वाला नीचे लिखना है, इधर वाला हमें नीचे लिखना है, यहाँ पे आगे करता हूं मैं, ये नीचे लिखना है और ये चीज ऊपर लिख देनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखिए हो गया प्रूफ। तो बेसिकली ऐसे ही प्रूफ होते हैं, हमें बस समझना है कि प्रूफ होते कैसे। ये प्रूफ हो चुका है कि कैसे इसको किया गया है कि n अपॉन n प्लस 1 कैसा है। पहले टोटल एलिमेंट्स लिखिए, फिर डायगोनल एलिमेंट्स निकालिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स निकालिए, फिर डिफरेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स निकालिए, फिर s क्रॉस s में कितने डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट, ये चीज अलग है डिफरेंट एलिमेंट, और ये है डिफरेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट में एक ये पोर्शन आ जाएगा, कोई भी ऊपर ही नीचे का एक पोर्शन आ जाएगा, और ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ पर। इसको सॉल्व किया ये, तो s क्रॉस s में कितने डिफरेंट एलिमेंट है, ये s में कितने हैं, n। तो हमें अब इससे इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर देना है, इससे इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर देना है। तो फंक्शन डिफाइन कर देंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसको नीचे लिख देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, तो ये हमारा फिलहाल आंसर है। तो ये हमने समझ लिया कि कैसे इसका प्रूफ आया, तो प्रूफ भी हमको समझ में आ गया। चलते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। और घबराइएगा मत, देखो सिलेबस बड़ा होता है, हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो टाइम भी लगेगा, ठीक है। और अगर कभी लगे कि नहीं हमें तो फटाफट करना है, तो फटाफट भी आता है हमें, फटाफट में क्या है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। समझाओ मत इतने कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इन दो क्वेश्चंस को। और नजरे स्क्रीन पर यार, कहाँ इधर उधर देखना है, माना कि समझ में नहीं आ रहा है, पर देखते जाओ कैसे समझ में नहीं आता है। ये हमने बनाया है, इंसानों की बनाई हुई चीज इंसानों को समझ में ना आए तो हम इंसान हैं, समझ जाएंगे धीरे धीरे, आज नहीं कल समझ जाएंगे, पर समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ए सेट में कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट है, तो n की वैल्यू 2 हो गई कि 2 एलिमेंट। अब इसमें क्या पूछ रहा है ये कि कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस की संख्या, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस की संख्या क्या कितनी होगी, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस की संख्या पूछ रहा है इस सेट पर। तो अभी फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशंस कितने, नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस कितने होते हैं, n प्लस 1 बाय 2, बस ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकाल लीजिए। कितना आएगा इसका आंसर, 2 प्लस 1 बाय 2, तो फाइनली आंसर आएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो इसका मतलब इस सेट पर कितने कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया सकते हैं, 8, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है। अब हमें क्या बोला गया है, ए सेट पर हमें क्या निकालना, अक्रम विनिमय, अक्रम विनिमय द्विचर संक्रियाओं की संख्या। इसका मतलब अक्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, नॉन कॉम्यूटेटिव। हमने फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है, कॉम्यूटेटिव के लिए। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, नॉन कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, नॉन कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ नॉन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, नॉन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, इसको कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ नॉन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास वो देख लीजिए, टोटल बाइनरी ऑपरेशन, टोटल बाइनरी ऑपरेशन,
उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब टोटल में से हम किसको निकाल देंगे, जो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होंगे। देखते हैं टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशन ये देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन निकालने का तरीका एन एन स्क्वायर, और कॉम्यूटेटिव निकालने का तरीका एन 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 प्लस वन बाय टू। रखिए वैल्यू, पुट करते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करिए तो आपको समझ में आएगा। इधर कर देता हूं मैं थोड़ा सा, इधर, ठीक है, इधर कर देता हूं। तो देखिए एन की वैल्यू कितनी है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें 5। तो रखिए 5, 5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ रखिए 5, 5, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो आंसर कितना होता है। तो इसका आंसर आएगा 5, इसका मतलब कितना होगा 25, माइनस 5, इसका मतलब कितना होगा 6, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये 15 जाएगा आपको 15। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन आ रहा है हमारे पास में, 5 की पावर 15 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचेगा 5 की पावर 15 हमने कॉमन ले लिया, 5 की पावर कितना बचेगा 10, और यहाँ माइनस 1। ये फाइनल आंसर है, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे फिलहाल, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इतने हम नॉन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस बना सकते हैं इस सेट के लिए, जिस सेट में 5 एलिमेंट्स। तो बेसिकली इतना समझ में आ गया आपको। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अब हम कल बात करेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पर, एसोसिएटिविटी, सहचार्यता। इंपॉर्टेंट है, दोनों आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिविटी है। फिर हम बात करेंगे आपके आइडेंटिटी एलिमेंट पर, फिर इनवर्स पर, इन पर बात करेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे इसके अंदर, मतलब कि यहाँ दिक्कत आ रही है, वहां दिक्कत, तो बताइएगा, देखो सही करेंगे हम धीरे धीरे तो ये अच्छा बन पाएंगे। वरना तो कंटेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बता दीजिएगा। देखिए हम भी, हमारे भी टीचर रहे हैं, कोई ना कोई सीखते हैं, तो हम जो सीखे हैं हम वही सब सिखा रहे हैं कि ठीक है हमको नॉलेज है, सुबह से शाम तक टीचिंग ही रहती है हमारी। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, डालूं, तो इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। अगर लगे कि हाँ ये सही कर सकते हैं तो सही करेंगे, बिल्कुल। लाइट हम बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइट शायद आज कम इफेक्ट डाल रही है। और आपको कोई भी सजेशन हो इस पर लिख दीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो ये सभी बोलते हैं, तो ये भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।